हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी क्या स्टार्ट हो जाएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन ये पहला लेक्चर होगा अपना, मतलब पहले इसी के अंदर मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर तो पूरा इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो अगली 30 से 35 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश रहेगी इस चैप्टर को। तो वन शॉट ये अपना लेक्चर रहेगा। और इस बार बैकग्राउंड कलर किया है मैंने चेंज, तो आप बताना कि हाँ ये सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो वो आप बता देना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप, आज अपन पढ़ने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण। तो भैया देख लो, भोजन जो है वो सभी सजीवों का मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, जितने भी सजीव है ना, जितने भी सजीव हैं सबको भोजन तो चाहिए ही चाहिए। उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? भोजन है। सबसे पहले तो बनो खाना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, वो ये ना सबका मतलब पेट का ही मतलब सवाल हो रहा है, तो सब खाने के लिए कर रहे हैं। आपको डॉक्टर बनना है, किस लिए? आपको अच्छी लाइफ चाहिए। ठीक है, आपको खाना अच्छा मिल जाएगा, तो मेन जो मोटा है ना वो खाने का ही रहता है। ठीक है, तो भोजन जो है वो सबकी आवश्यकता है, उसी के लिए सारे काम हो रहे हैं। अब भोजन के अंदर एक होता है मेजर कंपोनेंट, एक होता है माइनर कंपोनेंट। एक होता है मेजर कंपोनेंट और एक होता है माइनर कंपोनेंट। अब जो मेजर कंपोनेंट है मतलब जो ज्यादा होता है खाने के अंदर, जो भोजन है आपका उसके अंदर जो ज्यादा होता है, ज्यादा जो मात्रा में होता है वो मेजर कंपोनेंट है, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या है? माइनर कंपोनेंट है। तो ज्यादा मात्रा में कौन होता है? उसको बोलते हैं मुख्य अवयव। कौन सा है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो भर भर के होता है, आपको जो खाना आप खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। और क्या होता है उसके अंदर? प्रोटीन होती है, और ज्यादा में क्या होता है? प्रोटीन होती है और फैट होता है। ठीक है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीजें क्या है? ये तीन चीजें क्या है? मेजर कंपोनेंट है फूड के। ठीक है, खाने के क्या है? मेजर कंपोनेंट है। माइनर कंपोनेंट की बात करें तो कौन से है? विटामिन, मिनरल। ठीक है, विटामिन और मिनरल जो खनिज है ये अपन को क्या चाहिए? कम ही चाहिए। अपने शरीर को भी ये कम ही चाहिए। ठीक है, और अपने खाने के अंदर भी ये कम ही होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भोजन जो है वो चाहिए क्यों? भोजन से अपन को मिलता क्या है? भोजन से भैया अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी अपन को मिलती है। ठीक है, एक दिन वर्त कर लो तो मेरे मतलब एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है, तो क्या खाने से क्या मिलती है अपन को? एनर्जी मिलती है। ठीक है, और पानी से क्या मिलता है? ठीक है, खाने की बात हो गई, भोजन की बात तो हो गई कि भैया भोजन से अपन को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन पानी से क्या मिलेगा? पानी भी जरूरी है। पानी जरूरी क्यों है? जो उपापचयी जो क्रिया है उनमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो उपापचयी जो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन चल रही है उनके अंदर जो पानी है वो इंपॉर्टेंट है। पानी क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो पानी आपको पीना चाहिए। और पानी से क्या होगा? पानी जो है वो निर्जलीकरण को रोकता है। किसको रोकता है? निर्जलीकरण को, डिहाइड्रेशन को रोकता है। ये वर्ड आप सबने सुना होगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को रोकने का काम करता है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है, अब देखो डाइजेशन के अंदर क्या है? डाइजेशन होता क्या है? देखो अपन जो खाते क्या है? आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, चावल खा रहे हो, तो ये क्या है? ऐसा का ऐसा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसा का शरीर मतलब ऐसे मतलब अपने चावल खा लिया, आपने रोटी खा ली, उससे थोड़ा ना एनर्जी बन जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? आप जो रोटी खा रहे हो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप तो इतना बड़ा रोटी खा रहे हो, इतनी बड़ा रोटी का टुकड़ा खा रहे हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? एकदम से साधारण करना पड़ेगा। ठीक है, साधारण करना पड़ेगा, फिर वो अब्जॉर्ब होगा, अवशोषण होगा उसका। उसके बाद में वो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से वो कहां जाएगा? ऊतक के पास में जाएगा, ऊतकों से वो कहां जाएगा? कोशिकाओं के पास में जाएगा, और जो कोशिका है वो उसको काम में लेंगी और एनर्जी बनाएंगी। तो ये सारी प्रोसेस चलेगी। तो देखो बड़े अणु है, आप जो खाना खा रहे हो उनके अंदर क्या है? बड़े अणु है। बड़े अणु है मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, उनको अपन साधारण पदार्थ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर? साधारण पदार्थ के अंदर तोड़ेंगे। अब इसी तोड़ने की, बड़े अणुओं को साधारण पदार्थ के अंदर तोड़ने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ही पाचन बोलते हैं। पाचन क्या होता है? बड़े अणुओं को साधारण पदार्थ के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, अब जो साधारण पदार्थ है उनको क्या करा देंगे? अपन अवशोषित कराएंगे। साधारण पदार्थ है उनको अपन अवशोषित कराएंगे। इसी को क्या बोलेंगे? अवशोषण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। तो पाचन समझ में आ गया, अवशोषण समझ में आ गया। अब एक होता है भैया स्वांगीकरण, एक होता है स्वांगीकरण। इंग्लिश में बात करें तो एसिमिलेशन। ये स्वांगीकरण क्या होता है? देखो आपने जो अवशोषित किया है, अवशोषण के बाद में जो पदार्थ ना जो रक्त के अंदर जाएगा, अवशोषण होने के बाद में जो पदार्थ रक्त के अंदर जाएगा, अब वो रक्त से कहां जाएगा? रक्त से घूमता घूमता कहां जाएगा? ऊतकों के पास में, और ऊतकों से वो जाएगा कोशिका के पास में। ठीक है, कोशिका के पास में, और कोशिका क्या? ऊर्जा बनाएगी। तो यही जो है ना, यही जो है रक्त से वो ऊतक से कहां गया? कोशिका के पास में गया। यही क्या है? यही क्या? स्वांगीकरण है। यही क्या है? स्वांगीकरण। आगे चलेंगे, अब बात करें किसकी? पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पाचन तंत्र जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी चीज? एक होता है आहार नाल और एक होती है सहायक ग्रंथियां।
आहार नाल और सहायक ग्रंथियां दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पाचक तंत्र बनाती हैं। ठीक है, पहले बात कर लेंगे आहार नाल की, पहले आहार नाल को पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो सहायक ग्रंथियां हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आहार नाल की बात कर लेते हैं। तो आहार नाल, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो है ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं। ये देखो आपका क्या है, यहां पर क्या है, आपका नाक है, ये आपका क्या है, मुंह है। ठीक है, नाक और मुंह समझ में आ गई इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे नाक के अंदर मैं जाता हूं तो यहां पर क्या दिखता है, नेजल चेंबर। क्या दिखती है, नेजल चेंबर अब मेरे को दिखता है। ठीक है, जैसे ही मैं मुंह के अंदर जाता हूं तो मेरे को क्या दिखती है, मुख गुहा दिखती है। क्या दिखती है, मुख गुहा। इंग्लिश में ओरल केविटी या फिर बक्कल केविटी आएगी। ठीक है, ये मुंह है। ठीक है, ये मुंह है। मुंह को खोलने के बाद में आपको जो दिखता है वही क्या है, मुख गुहा है। आपको खाली स्पेस सा दिखता है ना, खाली जगह से दिखती है। ठीक है, अंदर क्या है, जगह तो है ना, मुंह को खोल के देखो एक बार अपने को, और अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोल दिया, मुख गुहा बोल दिया। ठीक है, आपने यहां से खाना खाया, आपने यहां से खाना खा लिया, मुंह से खाना खाया और यहां से आपने सांस ली। ठीक है, यहां से आपने सांस ली। यहां तक तो स्टार्टिंग में तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, दोनों के बीच में देखो, ये वाली ऊपर वाली पाइप अलग है, नीचे वाली पाइप अलग है। ठीक है, नीचे वाली पाइप अलग है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो दोनों जो पाइपें हैं वो एक में ही खुल जाएंगी। दोनों जो है ना नलिकाएं हैं वो एक में ही खुल जाएंगी, और वो एक में खुलने किसमें खुलेंगी, फेरिंग्स के अंदर। क्या खुलेंगी, फेरिंग्स के अंदर, ग्रसनी के अंदर खुल जाएंगी। ठीक है, आपकी जो आपका मुख गुहा है, ठीक है, मुख गुहा और जो आपकी जो नेजल चेंबर है वो दोनों एक में ही खुल जाएंगी। कहां पर खुलेंगी, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी क्या है, फेरिंग्स। और ये ग्रसनी क्या होती है भैया, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। मतलब इस गर्सनी से, इस गर्सनी के अंदर खाना भी आएगा और आपकी जो आप सांस ले रहे हो वो हवा भी जाएगी। ठीक है, दोनों इसी के अंदर आएंगी। तो यहां पर क्या है, दोनों पाइपें जो है वो एक में ही मिल जाती हैं। अब आपको मुंह जब खोलते हो तो आपको देखो, ज्यादा मुंह खोलोगे तो आपको दिखेगा अंदर एक स्ट्रक्चर सा, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसे लटकता हुआ दिखेगा। तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, यूवुला। क्या बोलते हैं, यूवुला। जब आप खाना खा रहे होते हो, और जब आप ऐसे डिग्लूटेशन करते हो, ठीक है, ऐसे करते हो ना, अंदर मतलब निगलते हो खाने को, तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो जो यूवुला, आपका यूवुला जो है वो ऐसे ऊपर की ओर हो जाता है, ताकि खाना जो है वो नीचे ही जाए, जो खाना है वो नीचे की तरफ जाए, ना कि इधर ऊपर इधर नेजल चेंबर में ना आ जाए, ऊपर नेजल चेंबर में ना जाए। तो उसका काम ये होता है। अब आगे चलते हैं। यहां तक तो दोनों एक ही पाइप हो गई थी, फेरिंग्स जो ग्रसनी जो है वो एक ही पाइप थी, उसके अंदर खाना भी आ रहा था, आपकी हवा भी आ रही थी। अब जो है वापस दो पाइप आ जाएंगी। अब वो जो बड़ी पाइप है, ये जो है ना, ये आपकी, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ग्रसनी है। अब यहां पर क्या हो जाएगी, दो पाइप, ये जो ग्रसनी है ये दो पाइपों के अंदर खुल जाएगी। एक क्या है, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप, श्वास नलिका। एक क्या है, श्वास नलिका हो गई आपकी। ठीक है, ये कहां जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। ये तो इसके अंदर थोड़ा खाना भेजना अपन को, इसके अंदर तो हवा भेजनी है। अब खाना कहां जाएगा, खाना जाएगा आपका ग्रीशिका के अंदर। कहां जाएगा, ग्रीशिका के अंदर। और ग्रीशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो एक पाइप क्या हो गई आपकी, ट्रेकिया, और दूसरा कौन सा हो गया, आपका ईसोफेगस हो गया। ठीक है, ईसोफेगस की जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस जहां से खुलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं जी, गलेट बोलते हैं। और जो ट्रेकिया जहां से खुलता है, ट्रेकिया की ओपनिंग क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर होता है, दोनों जो पाइप हैं, ये दोनों पाइप हैं, इनके बीच में ये ब्लू कलर के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, नोट्स में आपको सही से दिखेगा। इसके अंदर बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इपीग्लोटिस बोलेंगे। क्या है, इपीग्लोटिस। ये क्या काम करता है, दोनों पाइप है, ये इधर क्या ट्रेकिया, इधर क्या है आपका ईसोफेगस है। अब क्या करेगा, ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है, देखो ये ऐसे बीच में स्ट्रक्चर निकला हुआ इपीग्लोटिस। अब क्या करेगा, जैसे आप खाना खा रहे हो, तो आप जैसे आप खाना खाओगे, डिग्लूटेशन करोगे, मतलब आप जैसे खाने को निगलोगे, तब क्या करेगा, ये इपीग्लोटिस है, ये इसको आपकी जो श्वास नलिका है उसको बंद कर देगा। तो खाना जो है आपका कहां जाएगा, ग्रीशिका के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, ग्रीशिका के अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर ही जाएगा। अगर खाना कहां चला जाए, अगर ये बंद ना हो, और खाना क्या ट्रिकिया के, उसको क्या खाने को थोड़ा पता है किधर जाना अपन को, उसको तो जहां उसको ओपनिंग दिखेगी उसी के अंदर वो घुस जाएगा। तो खाना अगर श्वास नलिका के अंदर घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये क्या करता है, ये जो उस पर क्या करता है, कवरिंग कर लेता है, ऐसे कवरिंग कर लेता है, ताकि खाना कहां जाएगा, ग्रीशिका के अंदर ही जाएगा, ईसोफेगस के अंदर ही जाएगा। तो अगर आप बात करते हो, खाना खा रहे हो, तो बात करते टाइम क्या है, अंदर से हवा भी तो निकल रही है ना, आप कुछ भी बोल रहे हो तो अंदर से हवा निकलती है। तो उस टाइम पर क्या है, ये आपका जो इपीग्लोटिस है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और ये बंद नहीं रहता। ठीक है, ये बंद नहीं होता। उस टाइम पता लगता है यार क्या करूं मैं, बंद होऊंगी, क्या हो गया, बीच में बोल भी रहा है, खा भी रहा है, तो मैं क्या करूं इसमें। ठीक है, तो मैं इसे बंद हूं कि या फिर नहीं हूं, तो ये ऐसे बीच में रह जाता है, खड़ा रह जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब का जो खाना है वो कहां जाने लग जाता है,
है ट्रेकिया के अंदर जाने लग जाता है, तो फिर आपको क्या आती है, खांसी आती है, फिर थोड़ी हालत की भी खराब होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कहां से, ईसोफेगस से फिर आगे चलते हैं। ईसोफेगस जो है वो कहां खुलता है, फिर स्टोमक के अंदर खुलता है। कहां पर खुलता है, अमाशय के अंदर खुलता है। अब अमाशय के अंदर कितने पार्ट हैं, अमाशय के अंदर एक होता है फंडस, एक होता है फंडस, एक होता है कार्डियक, कार्डियक को क्या बोलते हैं, जठरागम, क्या बोलते हैं, जठरागम। फिर बॉडी है, बॉडी को क्या बोलते हैं, काय, और पाइलोरिक, पाइलोरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर निर्गम। ठीक है, जठर निर्गम, ये किसके पार्ट है, अमाशय के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं। अब अमाशय जो है वो कहां खुलता है, वो खुलता है ड्यूडेनम के अंदर। कहां खुलता है, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ड्यूडेनम का शेप कैसा है, सी शेप का है, ये आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद में, ड्यूडेनम कहां खुलता है, ड्यूडेनम खुलता है कहां पर, जीजेनम के अंदर। किसके अंदर खुलता है, जीजेनम के अंदर। आप ये नोट्स के अंदर डायग्राम देखोगे आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम है ऐसे। ठीक है, ड्यूडेनम, स्टमक के बाद में क्या आएगा, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद में क्या आएगा आपका जिजेनम। ठीक है, जिजेनम, और जिजेनम कैसा कोइल्ड स्ट्रक्चर है। जिजेनम के बाद में क्या आएगी, इलियम। ठीक है, इलियम वो क्या और भी हाईली कोइल्ड है, मतलब और भी ज्यादा उसके अंदर ऐसे कोइल सी है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आएगा आपका, इलियम आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये पिंक कलर के अंदर में क्या दिखा रखा है, इलियम। इलियम के जस्ट बाद में क्या आएगा, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, सीकम। ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, सीकम। ठीक है, सीकम क्या होता है जी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं, अंधनाल। अंधनाल इसलिए बोलते हैं, ये थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो आपका शॉपिंग बैग होता है ना, जो एक साइड से खुला होता है, तो शॉपिंग बैग जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये कैसा है, एक साइड से खुला हुआ है, नीचे से पूरा बंद, एक साइड से ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए क्या बोला है, इसको अंधनाल बोला है। और इस अंधनाल से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स आप सबको पता है, ठीक क्या होती है। अब इस ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर सीकम, इसके बाद में क्या आती है, इसके बाद में क्या आता है आपका कोलन, क्या आता है, वृद्धांत। ठीक है, क्या आता है, वृद्धांत्र। ठीक है, वृद्धांत्र, इसके अंदर क्या है, 3 पार्ट है, इसके अंदर 4 पार्ट है। इसके अंदर कौन कौन सा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, असेंडिंग कोलन है। फिर ये ऐसे साइड में जा रहा है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलन है। ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग कोलन, ऐसे तिरछा जाएगा तो ट्रांसवर्स कोलन। फिर इधर के नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या है, डिसेंडिंग कोलन बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, डिसेंडिंग कोलन बोल दिया। और फिर ये एस शेप का यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या बोल देंगे, सिग्मोइड कोलन बोल देंगे। फिर क्या आ जाएगा आपका मलाशय, मतलब रेक्टम आ जाएगा, और उसके बाद में एनएस आ ही जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें एलिमेंट्री कैनाल की, वो अपन कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, माउथ। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या था, माउथ। माउथ के बाद में क्या, मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है गर्शनी। गर्शनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में ग्रशिका, इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं जी। फिर आता है अमाशय, इंग्लिश में स्टोमक। फिर आती है ग्रहणी। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद में क्या आता है आपका अग्र शुद्रांत आता है, इंग्लिश में जिजेनम बोलते हैं। फिर आता है शुद्रांतर, इंग्लिश में इलियम बोलते हैं। फिर आती है आपकी अंधनाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और फिर आता है वृद्धांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। और उसके बाद में क्या आता है आपका मलाशय आता है, उसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है जी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, ड्यूडेनम जो ग्रहणी है, अग्र शुद्रांतर और आपके शुद्रांतर। ठीक है, ये जो है ना, ये जो 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बताऊं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं अंधनाल, वृद्धांतर और मलाशय। ठीक है, अंधनाल, वृद्धांतर और मलाशय, ये 3 जो है ये किसके अंदर आते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के अंदर आते हैं। अब कुछ इनकी खासियत दे रखी है वो देख लो जी। ड्यूडेनम जो है ग्रहणी है, जो ये कैसी शेप का स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड है। कैसा है, सी आकार का, सी जैसा होता है ना, सी ए बी सी। ठीक है, तो सी जैसा ऐसा दिखता है आपको, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सी शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में खास बात यह है, जो जिजेनम है, ये कैसा होता है, कुंडलित होता है। कैसा होता है, कुंडलित होता है, मतलब कोइल्ड होता है। कोइल्ड कैसे, देखो ऐसे कोइल्ड होता है। ठीक है, और फिर क्या है, इलियम क्या है, लंबी कुंडलित है। कैसा है, लंबी कुंडलित, मतलब हाईली कोइल्ड है। ठीक है, ये कैसा ऐसे कोइल्ड है, इसके अंदर और भी ज्यादा कोइल, हाईली कोइल्ड है ये। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं किसकी, अंधनाल की। तो अंधनाल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, सहजीवीय सूक्ष्म जीव रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो सीकम है इसके अंदर क्या है, सहजीवीय सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये आपको बात याद होनी चाहिए। फिर बात करें किसकी, कर्मी रूप परिशोषिका की, प्रीशेषिका, सॉरी। ठीक है, कर्मी रूप प्रीशेषिका की, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोल रहा है इसके अंदर ये बोल रहा है कि ये क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है,
अवशेषीय अंग मतलब वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका अब शरीर के अंदर कोई काम नहीं रहा है, इसका जो अपेंडिक्स होती है इसका कोई काम नहीं है, अगर इसको काट के निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसकी मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के अंदर आप मुंह खोलो अपना, और मुंह खोल के आपको जो भी दिखे उसकी बात कर लेंगे। मुंह खोलो के बाद में आपको क्या दिखेगा, दांत दिखेंगे, आपको जीभ दिखेगी, तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, दांत और जीवा। क्या होता है, दांत प्लस जीवा, इंग्लिश में टंग बोल दिया, दांत को क्या बोलते हैं, टूथ बोल देते हैं, और जीवा को टंग बोल देते हैं। एक एक की बात कर लेंगे, पहले दांत की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, दांत की। तो टीथ के क्या होता है इसके अंदर वो देख लेते हैं। एक होता है इसके अंदर गृतदंती, गृतदंती इंग्लिश में बोलते हैं थीकोडोंट, एक होता है द्विबार दंती, और एक होता है हेटेरोडोंट। इनकी बात कर लेते हैं, क्या क्या मतलब, क्या ये नाम तो पता लग गया अपन को, लेकिन अंदर होता क्या क्या है वो देख लो। ठीक है, तो ये मतलब मानव की बातें कर रहे हैं, पर मानव की ही बात कर रहे हैं। तो मानव के अंदर कैसा दांत होता है, गृतदंती दांत होता है। कैसा होता है, गृतदंती दांत भी होता है, द्विबार दंती दांत भी होता है, और हेटेरोडोंट भी होता है। कैसे होता है वो बता देता हूं। गृतदंती का मतलब क्या है, प्रत्येक दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है। ठीक है, अपने जो जबड़ा है, जो है नीचे वाला जबड़ा देख लो, ऊपर वाला जबड़ा देख लो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, सांचे बने हुए हैं। ठीक है, सांचे बने हुए हैं, और उन सांचों के अंदर क्या है, दांत जो है वो एकदम से फिट हुआ होता है। मान लो ये मेरा जबड़ा है, ये जबड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर ये दांत है, और ये इसके अंदर ये क्या है, सांचा है, और इसके अंदर ये ऐसे फिट हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब सीन होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे टाइप का आपको दांत देखने के लिए मिले, ऐसा सांचा, उसके अंदर आपका दांत ऐसे फिट हो रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के दांत को क्या बोलते हैं, गृतदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गृतदंती बोलते हैं, थीकोडोंट। ठीक है, द्विबार दंती का मतलब क्या है कि ये दो तरह के दांत, मतलब दो बार आने वाले दांत है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है द्विबार दंती, तो मतलब दो बार जो दांत आते हैं ना, तो पहले आपके सबके क्या है, पहले तो मिल्क टीथ आए होंगे। ठीक है, दूध वाले दांत है वो आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो गिर जाते हैं, उसके बाद में आते हैं परमानेंट टीथ, जो स्थायी दांत है वो आते हैं। तो मतलब दो बार दांत आ रहे हैं, इसलिए क्या बोल लिया इसको, द्विबार दंती। तो इसके अंदर क्या है, अस्थायी दांत आते हैं। पहले क्या आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं, जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आते हैं स्थायी दांत, क्या आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, अपने अंदर चार टाइप के दांत हैं, चार टाइप के दांत हैं। देखो आप सामने वाले दांत जो है वो आपको अलग आकार के दिखेंगे, फिर थोड़े आगे चलोगे तो फिर एक नुकीला सा दांत दिखेगा, फिर आगे चलोगे तो फिर थोड़े छोटे दांत देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो उनका मतलब क्या है, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के हैं। तो कौन कौन से हैं, एक है इंसाइजर, पहले आगे आगे जो होंगे वो कौन से हैं, इंसाइजर। दो आपको दो बड़े दांत दिखते हैं वो कौन से, इंसाइजर बोलते हैं इनको, इंसाइजर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको कुतंग। क्या बोलते हैं, कुतंग। फिर क्या है, केनाइन। फिर क्या है, केनाइन। केनाइन जो आपको एक नुकीला सा दांत दिखेगा वो क्या, केनाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रत्नक। फिर आता प्रीमोलर, इसको क्या बोलते हैं, अग्र चर्वणक। फिर आता है आपका मोलर, इसको क्या बोलते हैं, चर्वणक। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, एक एक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि दांतों की जो कठोर सतह है, ठीक है, वो इनेमल से बनी हुई होती है। दांतों की जो कठोर सतह है वो किससे बनी हुई होती है, इनेमल से बनी हुई होती है। बात करेंगे इसकी, दंत सूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दंत सूत्र, इंग्लिश में बोले तो डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे। तो देख लो भैया कैसे क्या होता है इसके अंदर। ये कि मैंने आपको बता दिया आई, ठीक है, ये क्या है, आई सी पी एम, ठीक है, और एम। ठीक है, आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब केनाइन, पीएम का मतलब प्रीमोलर, और एम का मतलब मोलर। तो क्या है, फॉर्मूला क्या है, आई सी पी एम एम अपॉन आई सी पी एम एम। ठीक है, इसके अंदर क्या फिट कर देंगे अपन, 2123 अपॉन 2123। कैसे लिया, ऊपर का आप ये जो आपका जो जबड़ा है, पूरा जबड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, ऊपर वाला आधा जबड़ा ले लो, आधा जबड़ा ऊपर वाला, आधा जबड़ा नीचे वाला। ठीक है, यहां से एकदम से बीच से ऐसे कर लो। ठीक है, बीच से अपन क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाले दांत ले रहे हैं अपन, ऊपर वाले के, और नीचे वाले के भी इधर वाले दांत, तो जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर देखो 2123 मतलब दो क्या है, इंसाइजर। दो क्या है, इंसाइजर। इस वाले सिर्फ आधे जबड़े की बात करूं तो आधे जबड़े के अंदर दो क्या है, इंसाइजर है, एक क्या है, केनाइन है। ठीक है, और दो क्या है, प्रीमोलर है, और तीन क्या है, मोलर है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े, आधे जबड़े की बात कर रहा हूं, आधे जबड़े के अंदर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होंगे, इनको अपन दो मान लेंगे। ठीक है, ये एक आधे जबड़े की बात करूं तो इधर भी ऐसे होंगे। ठीक है, तो इसको डबल कर लूंगा मैं, आधे जबड़े की नीचे लिखा हूं मैंने, तो इस साइड में भी इतने होंगे, तो इसको भी मैं डबल कर लूंगा, तो कितने आएंगे, 32 आएंगे। कितने आएंगे, 32 टीथ आएंगे टोटल। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, अडल्ट के अंदर। किसके अंदर है, अडल्ट के अंदर ये सीन होता है। अडल्ट के जो वेस्ट होते हैं उनके अंदर 32 दांत होते हैं, आपको पता है। अब बात हो कि अगर कोई 16 साल का बच्चा है, कोई 16 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर कितने दांत होंगे। अडल्ट के अंदर तो 32 है, लेकिन 16 साल का है उसके अंदर कितने होंगे, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन देख लो। तो क्या है, 2122 अपॉन 2122। इसके अंदर क्या नहीं होती, जो अक्कल वाला जो दांत होता है वो नहीं होता। इसके अंदर कौन सा नहीं होता, अक्कल वाला दांत है वो नहीं होता। 16 साल के बच्चे में क्या अक्कल होते हैं, उसके अंदर अक्कल वाला दांत नहीं होता, इसलिए 2122 अपॉन 2122 28 दांत होते हैं। इसके अंदर कितने दांत होंगे, 28 दांत आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब एक बार आने वाले दांत कौन से हैं, ठीक है, आपको बता सबको कि दो दांत दो बार आते हैं, लेकिन
कौन से दांत हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, कौन से दांत हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, तो वो कौन से हैं, प्री मोलर और जो आपका थर्ड मोलर है ना, थर्ड मोलर कौन सा है, तीसरा मोलर जो है ना वो एक बार ही आता है, थर्ड मोलर, प्री मोलर और आपका जो थर्ड मोलर है मतलब जो अक्ल वाला दांत है, ये तीन जो दांत है ये एक बार ही आते हैं। ठीक है जी, आगे बात कर देंगे, फिर बात करेंगे जीवा की, किसकी बात करेंगे, जीवा, टंग की बात करेंगे। तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य पेशी अंग है, ठीक है, ये मस्कुलर अंग है, ठीक है, और क्या है, स्वतंत्र रूप से घूमती है, तो आप मुंह बंद करके मुंह खोल के कैसे भी ला लो इसको, कैसे भी ला लो, ठीक है, तो ये घूम सकती है। ठीक है, फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी हुई होती है, जो मुख गुहा का जो आधार है, नीचे का जो बेस है उससे ये जुड़ी हुई होती है। अपनी जीभ को जैसे आप ऊपर करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर सा दिखेगा जिससे वो कनेक्टेड रहेगी, तो आप ऐसे अपनी जीभ को ऊपर करके देखना तो उसमें आपको दिखेगा कि उसको क्या बोलते हैं, जिससे कनेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं। ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पीपल, हिंदी में पीपल बोलते हैं, इंग्लिश में पेपिला होती है, ठीक है, पेपिला होते हैं, और जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट बड, ठीक है। आपकी जीभ निकाल कर देखना और उस पर देखो वो एकदम से ऐसे ऐसे मतलब फ्लैट नहीं होगी, ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो एकदम सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट तो है लेकिन उस पर छोटे छोटे आपको ना उभार से देखने के लिए मिलते हैं। आपकी जो जीभ है, ठीक है, आपकी जो जीवा है उस पर छोटे छोटे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, उभार देखने के लिए मिलते हैं, और जो उभार है उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में पीपल या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पेपिला, ठीक है। अब जो पेपिला जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, स्वाद, कुछ जो पीपल जो है, पेपिला जो है उनके अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जिनको टेस्ट बड, ठीक है, जिनसे उस स्वाद कलिकाएं जो होती है ना उन्हीं से आपको पता लगता है कि भैया ये मीठा है कि कड़वा है, क्या है, उसी से आपको पता लगता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बात करें कि आहार के स्तर, ठीक है, आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल के स्तर, आहार नाल है यहां पर, ठीक है, आहार नाल के स्तर, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, आहार नाल के स्तर, ठीक है। तो ये देख लो भैया, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल कैसे, आप पाइप मान लो, ठीक है, क्या मान लो, पाइप मान लो, तो आपने ऐड देखे होंगे ना कि ये इस पाइप के अंदर इतने लेयर का पाइप है, आपने टंकी तो देखी होगी, ठीक है, टंकी के अंदर मतलब ये आता है ना कि हाँ जो प्लास्टिक वाली जो टंकी आती है ना उसके अंदर की, हाँ ये 3 लेयर की टंकी है, ये 4 लेयर की टंकी है, तो वो लेयर क्या है कि उस इतनी लेयर से ये बनी हुई है, इतनी लेयर से ये बनी हुई है। सेम अपनी जो आहार नाल है ये भी 4 लेयर से बनी हुई होती है। कौन कौन सी लेयर है वो देख लो, जो ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपर की जो लेयर है उसका नाम क्या है, सीरोसा, क्या नाम है, सीरोसा नाम है। फिर उसके अंदर सीरोसा के बाद में कौन सी आती है, पेशी, कौन सी आती है, पेशी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मस्क्यूलरिस, क्या बोलते हैं, मस्क्यूलरिस। अब मस्क्यूलरिस के अंदर क्या है, 2 पार्ट है, क्या है, 2 पार्ट है, जो भीतरी होंगी वो कैसी होंगी, वर्तुल होंगी, कैसी होंगी, वर्तुल होंगी, और जो बाहरी होंगी वो कैसी होंगी, अनुदैर्ध्य होंगी, कैसी होंगी, अनुदैर्ध्य, ठीक है। मतलब क्या है, जो भीतर वाली होंगी वो कैसी होंगी, गोल गोल होंगी, और जो बाहर वाली होंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल होंगी, वो कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल होंगी। अब फिर पेशी के बाद में क्या आती है, सब म्यूकोसा, क्या आती है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद में क्या है, म्यूकोसा, ठीक है, क्या है, म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर हैं, ठीक, 4 परतों से अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपके आहार नाल है वो बनी हुई होती है। अब बात करेंगे की बात करेंगे, पहले बात करेंगे सीरोसा। तो सीरोसा के अंदर काम की बात क्या है, किससे बनी हुई होती है, मीजोथीलियम प्लस संयोजी ऊतक, किससे, मीजोथीलियम प्लस संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मीजोथीलियम जो है वो क्या है, मीजोथीलियम आपने पहली बार सुना होगा, मीजोथीलियम क्या है, एपिथीलियम तो सुना था, मीजोथीलियम क्या है, मीजोथीलियम क्या होता है, जो अंतरंग अंग है उनकी उपकला, ठीक है, जो अंतरंग अंग है मतलब जो अंदर के जो अंग है, बाहर के अंग होंगे उनकी उपकला को तो एपिथीलियम बोलते हैं, लेकिन जो अंदर के जो अंग है उनकी जो उपकला है उसको मीजोथीलियम बोला है, ठीक है, और संयोजी ऊतक से ये मिलकर बना हुआ था। फिर बात करें पेशी की, तो पेशी जो मस्क्यूलरिस है ये देखो कैसे होती है, चिकनी पेशी होती है, कैसी होती है, चिकनी पेशी होती है, मतलब स्मूथ मसल होती है, कैसी, स्मूथ मसल होती है। और इनर मैंने आपको बता दिया कि कैसी होती है, सर्कुलर होती है, अंदर से कैसे सर्कुलर बनाएगी, बाहर से कैसे, जो बाहर आउटर कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनल, बाहर से कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनल, ये मैंने आपको यहां बताया, ठीक है। और कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ भागों में जो है ये तीर्थक होती हैं, कैसी होती हैं, तिर्यक होती है, कैसी होती है, तिर्यक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक मतलब ऐसे तिरछी होती है, कैसी, तिरछी होती है, ठीक है। ये गोल 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 गोल, फिर ये लंबी 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 लंबी, और कुछ जगह पर ऐसे तिरछी होती है। और कुछ जगह ही देके छोड़ दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन वो कुछ जगह कौन सी हैं, वो है स्टोमक, आपका जो अमाशय है ना, जो आपका अमाशय है ये क्या है, कुछ जगह अमाशय के अंदर क्या होती है, ओब्लिक मसल होती हैं, किसके अंदर होती हैं, मस्क्यूलरिस, जो पेशी जो है आपकी लेयर है इसके अंदर, जो स्टोमक है इसके अंदर क्या होती है, ओब्लिक भी होती हैं। आगे बात करेंगे फिर सब म्यूकोसा की, किसकी बात करेंगे, सब म्यूकोसा की। तो सब म्यूकोसा जो है वो किससे बनी हुई होती है,
रुधिर लसिका, ठीक है, तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। किससे? रुधिर, ठीक है, रुधिर लसिका और तंत्रिकाओं युक्त जो मुलायम जो संयोजी ऊतक है उनसे ये बनी हुई होती है। इसके अंदर जो खास बात है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और वापस आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि भैया कौन सी जगह पर जो आपकी जो सब म्यूकोसा है, कौन सी जगह पर सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड होती है और वो कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। जो सब म्यूकोसा जो लेयर है वो कहां से? आपके माउथ से लेकर एनएस तक होती है। सब म्यूकोसा तो आपके माउथ से लेकर एनएस तक होती है, लेकिन कहीं पर भी इसके अंदर ग्लैंड नहीं होती। पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, पूरी हार्ड नाल के अंदर कहीं भी इसके अंदर ग्लैंड नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ कहां होती है? ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है? ग्रंथि होती है। और कौन सी होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। फिर बात करें किसकी? म्यूकोसा की, ठीक है। म्यूकोसा क्या करती है? सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस स्रावित करती है, म्यूकस निकालती है। और कौन निकालती है? कलश कोशिकाएं। कौन सी? कलश कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलो तो गोबलेट सेल जो है वो क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। आमाशय के अंदर बात करें, आमाशय के अंदर क्या बनाती है? ये जठर ग्रंथि। तो आमाशय की जो म्यूकोसा होती है, आमाशय की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर आपको अंकुर देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं जी? अंकुर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विलाई। अब ये अंकुर आते किस काम है? ये भैया पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देते हैं। और ये जो विलाई है, जो अंकुर जो है, इन पर सूक्ष्म अंकुर भी होते हैं, ठीक है। माइक्रो विलाई भी होते हैं जो क्या काम करती हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। कैसा अपीयरेंस देती हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं। और छोटी आंत के अंदर क्या बनते हैं? लैक्टियल बनते हैं। क्या बनते हैं? लैक्टियल, लसिका वाहिका, ठीक है। अब एक शब्द आता है र्यूगी, ठीक है। ये एक शब्द आता है र्यूगी। ये क्या है? इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स हैं जिनको क्या कहा गया है? र्यूगी कहा गया है। फिर बात करें कि इनकी पाचन ग्रंथियों की बात कर लेंगे। मैंने आपको बताया क्या, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर दो चीजें होती है। क्या? एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी, और आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल अपन ने पढ़ ली। अब बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की, पाचन ग्रंथियों की बात करेंगे। तो कौन कौन सी है? एक लार ग्रंथि है, एक यकृत है, और एक है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। पहले की बात कर लेंगे, ठीक है। तो लार ग्रंथि जो है इंग्लिश में बोलते हैं जी सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो नाम से ही पता लग रहा है लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो क्या निकालेगी? सलाइवा निकालेगी, लार निकालेगी। तो उसका काम क्या है? सिक्रीट सलाइवा। क्या करेगी? सिक्रीट सलाइवा, लार निकालने का काम करती है। फिर बात करें यकृत की। किसकी बात करें? यकृत की। इंग्लिश में बोलते हैं लीवर बोलते हैं, सब जानते हो आप। तो यकृत जो है ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। क्या निकालता है? बाइल निकालता है। और बाइल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पित्त बोलते हैं। तो ये क्या निकालता है? ये पित्त निकालने का काम करता है। फिर बात करें अग्नाशय, तो अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पेंक्रियाज। क्या काम करता है? ये हार्मोन भी निकालता है। और कौन से हार्मोन निकालता है? इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन ये हार्मोन निकालता है। और क्या निकालता है? ये क्षारीय अग्नाशय स्राव भी निकालता है। क्या निकालता है? क्षारीय अग्नाशय स्राव भी निकालता है। इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस। एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अब अपन डिटेल में बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, ठीक है। जो लार ग्रंथि है वो 3 जोड़ी ग्रंथियों से बनी हुई होती है। जो आपकी लार ग्रंथि है वो किससे बनी हुई होती है? 3 जोड़ी ग्रंथियों से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या है? कर्ण पूर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरोटिड बोलते हैं। क्या कहां होती है? गाल में होती है। जो आपके जो गाल है, ठीक है, इसमें क्या होती है? पेरोटिड ग्लैंड होती है। पेरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। फिर क्या है? आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ठीक है। अवचिबुकीय और अधोजंब, ठीक है। अधोजंब और अवचिबुकीय, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहां होती है? निचले जबड़े में, ठीक है। ये कहां होती है? निचले जबड़े में आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर क्या है? अधोजीवा। अधोजीवा इंग्लिश में बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। और नाम से पता लग रहा है कि अधोजीवा मतलब कहां होती है? ये जीवा के नीचे होती हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया 3 जोड़े में होती है। मतलब टोटल कितनी होगी? 6 जोड़ा। मतलब एक को जोड़ा नहीं बोलते ना, जोड़ा 2 का होता है, ठीक है। तो 3 जोड़े में मतलब 6 होंगी, ठीक है। फिर बात करें यकृत की। किसकी बात करेंगे? यकृत की। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली अपन ने, लार ग्रंथि की बात कर लिया, बात कर लेंगे यकृत की। इंग्लिश में बोलते हैं जी लीवर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, ठीक है, यकृत। वेट कितना होता है इसके अंदर?
1200 से 1500 ग्राम के बीच में होता है, मतलब 1.2 टू 1.5 किलोग्राम होता है इसका क्या वेट, किसके अंदर, वयस्क के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो यकृत की लोकेशन क्या है, उदर में मध्य पट के ठीक नीचे, उदर है उसके अंदर मध्य पट के डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होती है, आपकी लीवर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका, ये देखो लीवर जो है उसके अंदर दो पालियां होती हैं, ठीक है। लीवर जो है उसके अंदर दो पालियां होती है, मान लो ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, तो इसके अंदर क्या है, दो पालियां हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू लोब्स, ठीक है, टू लोब्स। अब ये दो पालियां जो है किससे बनी हुई होती है, ये यकृत पालिकाओं से बनी हुई होती हैं, ठीक है। दो पालियां जो हैं, ये दो पालियां जो हैं ये यकृत पालिकाएं से बनी हुई होती हैं, फिर इनको यकृत पालिकाएं बोल दिया, तो क्या बोल दिया, हिपेटिक लोब्यूल्स, क्या है, हिपेटिक लोब्यूल्स। अब ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं किससे बनी हुई होती हैं, यकृत कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, किससे बनी हुई होती हैं, यकृत कोशिकाओं से ये बनी हुई होती हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोल दिया, हिपेटिक सेल्स, क्या बोलेंगे, हिपेटिक सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो हिपेटिक सेल्स है, जो यकृत कोशिकाएं हैं, ये क्या निकालती हैं, ये पित्त निकालती हैं, क्या निकालती हैं जी, पित्त, इंग्लिश में बोलो तो बाइल निकालती हैं, कौन निकालती हैं, यकृत जो कोशिकाएं हैं ये क्या निकालती हैं, पित्त निकालती हैं। और जो ये पित्त है ये निकलकर फिर कहां जाएगा, पित्ताशय के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, पित्ताशय के अंदर जाएगा, और वहां पर ये स्टोर होता है, कहां स्टोर होता है, पित्ताशय के अंदर ये स्टोर होता है। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर, क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर बोलते हैं, ठीक है। वापस देखो, लीवर जो है इसके अंदर दो पालियां होती हैं, मतलब दो लोब होती हैं, और ये दो लोब हैं, इनको क्या बोलेंगे, यकृत पालिकाएं, क्या बोलेंगे, यकृत पालिकाएं, हिपेटिक लोब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये यकृत पालिकाएं ये किससे बनी हुई होती हैं, यकृत कोशिकाओं से मिलकर ये बनी हुई होती हैं, ठीक है। यकृत कोशिकाएं जो है ये क्या निकालती हैं, पित्त निकालती हैं, और ये पित्त जो है ये कहां जाकर स्टोर हो जाता है, पित्ताशय के अंदर जाकर ये स्टोर हो जाता है। ये पूरी आपकी स्टोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हिपेटिक लोब्यूल्स जो है, ये आपकी जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, जो यकृत पालिकाएं हैं, ये जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, किसकी, लीवर की, क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और जो प्रत्येक जो पालिका है वो संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी हुई होती है, जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल से ये ढकी हुई होती हैं। आगे चलो जी, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ये मान लो कि आपका क्या है, लीवर है, ये क्या है, लीवर है। दो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर क्या होती हैं, लोब होती हैं, दो पालियां होती हैं, और यहां से क्या निकली, एक डक्ट यहां से निकली, ये इसके अंदर जुड़ गई, एक डक्ट यहां से निकली, ये इसके अंदर जुड़ गई। ये किसकी है, यकृत वाहिनियां है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। तो यहां से क्या निकली, यकृत वाहिनियां निकली, ठीक है, यकृत वाहिनियां निकली, और इसके अंदर क्या है, पित्त निकला है, क्या निकला है, पित्त निकला है। पित्त निकलता है कहां से है, यकृत से निकलता है, लेकिन वो स्टोर कहां होता है, वो स्टोर होता है क्या होता है, पित्ताशय के अंदर, ठीक है। तो यहां से यकृत वाहिनियां निकली, और यहां से फिर निकलकर ये देखो एक में जुड़ गई, ठीक है। दोनों जो यकृत वाहिकाएं एक में आ गई, ठीक है, दोनों एक में जुड़ गई, और इसको क्या बोल देंगे, मूल यकृत वाहिनी, क्या बोल देंगे, मूल यकृत वाहिनी बोल देंगे, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से जो पित्ताशय है, यहां से भी एक डक्ट निकलेगी, इसको बोलेंगे पित्ताशय वाहिनी। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, क्या नाम है इसका, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये इसके अंदर आकर जुड़ गई, किसके अंदर, मूल यकृत वाहिनी के अंदर आकर जुड़ी, और इसको क्या बोल देंगे अब, मूल पित्त वाहिनी बोल देंगे, क्या बोल देंगे जी, मूल पित्त वाहिनी, ठीक है। मूल यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी दोनों मिलकर क्या बना देंगी, मूल पित्त वाहिनी बना देंगी। और जो मूल पित्त वाहिनी है ये आकर कहां जुड़ेगी, जो अग्नाशय की जो अग्नाशय वाहिनी है, यहां से देखो ये अग्नाशय वाहिनी निकल रही है, इसके अंदर आकर ये जुड़ गई जी, ठीक है। और क्या बना लेंगी, ये यकृत अग्नाशय वाहिनी बना लेंगी, दोनों आपस में जुड़ गई, तो क्या बन गई, यकृत अग्नाशय वाहिनी बन गई। और यहां पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं जी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। और ये क्या है आपका ड्यूडेनम, क्या है, ग्रहणी, ठीक है। ये कैसा होता है, सी शेप का होता है, देखो ये सी शेप का है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे भोजन के पाचन की। ग्रंथियां पढ़ ली अपन ने, आहार नाल पढ़ ली, अब भोजन का पाचन पढ़ लेते हैं। तो भोजन का पाचन जो है, भोजन का जो पाचन है वो कहा था, आपने भोजन खाया, भोजन के खाया अपने मुंह के अंदर गया, वो मुंह के अंदर खाया, अपन ने चबाया भोजन को, साथ में सलाइवा मिक्स हुआ, साथ में आपकी जो लार है वो मिक्स हुई, और क्या बन गया, एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बन गई, एक बोल जैसी गोल गोल स्ट्रक्चर बन गई, जिसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। अब बोलस जो है वो कहां जाएगा, आपका कहां जाएगा, स्टमक के अंदर, कहां जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है, स्टमक के अंदर जाएगा, आपका आमाशय के अंदर जाएगा। तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है, जब वहां पर क्या एसिड है, ठीक है, और बहुत सारे आपके क्या है, जूसेस है, ठीक है, उनसे जब वो मिलेगा तब क्या बन जाएगा, काइम, ठीक है, काइम बन जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, माउथ के बाद में जो भोजन है, माउथ के अंदर जाने के बाद में क्या बन जाता है, बोलस बनता है, और स्टमक के बाद में काइम बन जाता है। ये आपको दोनों शब्द याद रखने हैं, ठीक है।
अभी आप देखो, मुख्य मुख्य बाद में मुख्य गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, ये आपको मैंने सीक्वेंस पहले ही बता दिया, ठीक है। वापस देखो, अमाशय, अमाशय के बाद में क्या आता है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जिजेनम, जिजेनम के बाद में इलियम, इलियम के बाद में सिकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। ये आपके पूरा सीक्वेंस रहता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का। अब सबसे ज्यादा आपको डाइजेशन है, डाइजेशन जो है आपका जो पाचन है वो कहां से होता है, तो पाचन भैया स्टार्ट हो जाता है आपके मुख से, स्टार्ट हो जाता है पाचन जो है वो आपके मुख से स्टार्ट हो जाता है और इलियम तक होता है। मुख से लेकर इलियम तक सीक्वेंस आप याद रखना, मुख से लेकर इलियम तक आपका पाचन होता है, हर जगह पाचन होता है। किसके सिवा, एक चीज को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर बाकी हर जगह पाचन होता है। कहां तक, इलियम तक। यहां से मुख से लेकर इलियम तक हर जगह पाचन होगा। किसमें नहीं होगा, आपका जो ग्रसिका है ना, जो आपकी जो ग्रसिका है, जो ईसोफेगस है ना, आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, तो आंसर आंख मीच के लगा देना, ईसोफेगस, ठीक है। क्या है, ग्रसिका के अंदर बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। तो ग्रसिका को छोड़कर बाकी मुख से लेकर और इलियम तक बढ़िया पाचन होता है, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि भैया अवशोषण कहां पर होता है, अवशोषण कहां पर होता है, तो आपको आंसर क्या देना, जिजेनम और इलियम। जिजेनम और इलियम दो ऐसी जगह हैं, यहां पर क्या होता है, अवशोषण होता है। यहां पर क्या होता है, अवशोषण होता है। पाचन मुख से लेकर कहां होता है, कहां तक होता है, इलियम तक होता है, और अवशोषण जिजेनम और इलियम के अंदर क्या होता है, आपका अवशोषण होता है। आपको पूछ ले कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, सबसे ज्यादा जो आपका पाचन है वो कहां पर होता है, सबसे ज्यादा पाचन पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, पूरे आहार नाल के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई खास डाइजेशन नहीं होता, कोई खास डाइजेशन नहीं होता। कोई क्या बात हुई कि पानी वानी डाइजेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। हिंदी में बात करें तो जठर ग्रंथियों की, जठर ग्रंथियों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्या है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, ठीक है। पहला क्या है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको म्यूकस नेक सेल। फिर क्या है, पेप्टिक और मुख्य कोशिकाएं, ठीक है, चीफ सेल्स, और पैराइटर या फिर ऑक्जेंटिक सेल, मतलब भीती या फिर ऑक्जेंटिक सेल। कौन क्या करती है वो देख लेते हैं। तो जो आपकी जो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका ये क्या करती है, म्यूकस निकालती है। क्या करती है, म्यूकस निकालती है। ये आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों में से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्या करता है। तो आपकी जो श्लेष्मा है, नाम से पता लग रहा है श्लेष्मा है, ठीक है। श्लेष्मा क्या होता है, म्यूकस को श्लेष्मा बोलते हैं, तो नाम से पता लग रहा है श्लेष्मा, तो श्लेष्मा क्या निकालेगी, म्यूकस निकालेगी, श्लेष्मा निकालेगी, ठीक है। पेप्टिक या फिर जो चीफ सेल है, ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, पेप्टिक आ रहा है, पेप्टिक आ रहा है, तो क्या है, पी से पेप्टिक, पी से पेप्सिनोजन निकालेगा। क्या निकालेगा, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन मतलब क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, एक्टिवेट नहीं है ये, ठीक है। फिर क्या है, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या निकालता है, HCl निकालती है। क्या निकालती है, HCl। HCl भी कैसा, हाईली एसिडिक, कैसा, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। पीएच कितनी दे रखी है, 1.8। पीएच कितनी है, 1.8। अगर किसी पर मतलब हाथ दे दिया ना, तो हाथ क्या निकलेगा, हड्डियां निकलेंगी, सिर्फ हड्डियां निकलेंगी, बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा मांस, ठीक है। तो ये क्या है, इतना ज्यादा पीएच है, इतना ज्यादा पीएच है। अब आप बोलोगे कि भैया इतना ज्यादा पीएच है तो ये पेट के अंदर है, तो पेट ऐसा जल क्यों नहीं रहा, पेट ऐसे जल क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं जल रहा भैया, क्योंकि जो ये म्यूकस है ना, ये म्यूकस जो है ये बचा के रखता है, ये बचा कर रखता है। म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट की क्या होती है, लेयरिंग होती है, अंदर की जो तरफ क्या होती है, लेयरिंग होती है, उससे क्या है, ये जो पीएच है इसका असर नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालती है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं क्या निकालती है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। कौन सा, विटामिन B12 के लिए, विटामिन B12 क्या निकालती है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती है। और विटामिन B12 किस काम आती है, आप सबको पता होना चाहिए। विटामिन B12 किस, ये बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर यूज में आया है, 12th के अंदर भी काम में आएगा आपको। तो विटामिन B12 जो है वो किस लिए काम आता है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है, आरबीसी जो है उसका मैच्योरेशन करने के लिए काम में आता है। एग्जाम से पहले आईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे तो आरसीबी मत करना, आरबीसी, ठीक है। चलो जी, फिर पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन जो है मैंने आपको बताया कैसा है, इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव है। मैंने आपको बता दिया कि HCl से बचा कैसे जाता है, ठीक है, वो तो म्यूकस से बचा जाएगा। लेकिन काम किस लिए आता है, ये बनता क्यों है, किस काम के लिए आता है, ठीक है। तो काम क्या है भैया, इसका काम है, इसका पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आएगा, जो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम था, जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आया, HCl के कांटेक्ट में आया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक होता है रेनिन, एक होता है रेनिन, ठीक है। एक आपको रेनिन कहां देखने के लिए मिलेगा, जो आपका एक्सक्रीटरी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी रेनिन देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है RENIN, इसमें डबल N है, ठीक है। तो ये जो रेनिन है ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। रेनिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन ये आप और मेरे में नहीं है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चों में ये होता है, छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स के अंदर होता है। किस लिए होता है, क्योंकि वो बच्चे दूध ही पीते हैं, ठीक है, वो तो दूध ही पीते हैं, वो खाना
खाना वाना थोड़ा ना खाते हैं, तो दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? केजीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है जी? केजीन प्रोटीन होती है। तो केजीन प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम होता है। फिर आगे बात करेंगे किसकी? अग्नाशय एंजाइम की। किसकी? अग्नाशय एंजाइम की बात करेंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की बात करेंगे। तो एक है ट्रिप्सिनोजन। क्या है? ट्रिप्सिनोजन। अब नाम में क्या आ रहा है? जन आ रहा है। जन आ रहा है मतलब क्या है? इनएक्टिव है। जन आ रहा है मतलब क्या है? इनएक्टिव है। तो ट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव है। जैसे ही ये एंटेरोकाइनेज जो है, एंटेरोकाइनेज के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे ही ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंटेरोकाइनेज के कॉन्टेक्ट में आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी? ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्रिप्सिन जो है बाद में क्या कर देगा? दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट अदर एंजाइम्स, दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। आगे चलो जी, अब बात करें ये वाली जो टेबल है ना, ये जो टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद हो जाएगी तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पर खाते हैं, आप लोगों को खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कहां-कहां एंजाइम्स हैं, कहां-कहां एंजाइम्स हैं वो देख लो। तो माउथ के अंदर भैया क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए माउथ के अंदर क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए माउथ के अंदर क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज है। स्टोमक के अंदर कुछ नहीं होता। पेंक्रियाज के अंदर क्या है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज है। सकस एंटेरिकस के अंदर ये कहां से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ठीक है। तो सकस एंटेरिकस के अंदर क्या है? माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रेज है, ठीक है। तो ये कहां होते हैं? आपके सकस एंटेरिकस के अंदर, ठीक है। अब आपकी बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के पचाने के लिए माउथ के अंदर कोई साधन नहीं है तो नहीं पचेगा यहां पर। फिर आगे स्टोमक के अंदर क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है। पेंक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं। फिर बात करें सकस एंटेरिकस की, डाइपेप्टाइडेज निकलता है, ठीक है। फिर बात करें किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। तो माउथ के अंदर कोई साधन नहीं है न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए, और स्टोमक के अंदर भी आपका कोई साधन नहीं है न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए। लेकिन पेंक्रियाज के अंदर है न्यूक्लियोजेज और सकस एंटेरिकस के अंदर क्या? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज होता है। फिर बात करें फेट की, तो फेट के लिए भी माउथ के अंदर कोई भी साधन नहीं है फेट को पचाने के लिए। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक लाइपेज और सकस एंटेरिकस के अंदर लाइपेज होता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये अगर आपको ध्यान में है तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये आपको बहुत आसान हो जाएंगी। तो अपन खाते क्या? पॉलीसैकेराइड। क्या अपन ने खाया? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च अपन ने खाया, स्टार्च अपन ने खाया। तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है बताया मैंने आपको? कार्बोहाइड्रेट के लिए साधन है क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज है। क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करता है? स्टार्च का स्लाइवरी अमाइलेज जो ध्यान में रखना, एक स्टार्च का कितना डाइजेशन करता है? 30% स्टार्च को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। कहां पर? मूंग के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। 30% जो स्टार्च है वो आपकी डाइजेस्ट हो चुकी है, ठीक है। 100 मतलब आपकी जो स्टार्च आपने खाई 100% खाई, ठीक है। तो आपकी जो 30% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट कहां होगी? माउथ के अंदर। और किसमें कन्वर्ट होगी? डाइसैकेराइड के अंदर। किसके अंदर? डाइसैकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब पेट के अंदर क्या होती है? अमाइलेज, ठीक है। पेट के अंदर क्या है? देख लो, ये आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। पेट के अंदर कुछ नहीं है। पेंक्रियाज के अंदर क्या है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पेंक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो क्या करेगा? 70% जो बची हुई थी उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? 70% को भी। अब पूरी 100% जो है वो माल्टोज और लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सकस एंटेरिकस के अंदर इसके लिए क्या है? माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज है जो उसको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेबल आप याद रख लेना। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए माउथ के अंदर कुछ नहीं है। फिर पेप्सिन आएगा। पेप्सिन किसको कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज के अंदर। फिर क्या है? ट्रिप्सिन है, ठीक है। उसके बाद में ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड मिलकर डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर सकस एंटेरिकस के अंदर क्या है? डाइपेप्टाइडेज है जो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब वो सिंपल फॉर्म के अंदर ही तो बनाना ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिजेज है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूक्लियोटाइडेज है, फिर ठीक है, वो टेबल से ही बता रहा हूं आपको मैं। न्यूक्लियोसाइडेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और फिर न्यूक्लियोसाइडेज है जो शुगर प्लस बेस में इसको तोड़ देगी। फेट की बात करें, फेट पेंक्रियाटिक लाइपेज। देखो ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये इतना इफेक्टिव नहीं है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है स्टोमक के अंदर होता है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। जरा ये जो इफेक्टिव है वो क्या है? पेंक्रियाटिक लाइपेज है। तो स्टार्ट यहां से होता है। तो फेट का जो डाइजेशन होगा पेंक्रियाटिक लाइपेज के अंदर कन्वर्ट होगा। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें? मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के अंदर। फिर लाइपेज जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये ऐसे डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती है। जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है इनका क्या करना पड़ेगा? अपन को इमल्सिफिकेशन कराना पड़ेगा। इनका क्या कराना पड़ेगा? इमल्सिफिकेशन कराना पड़ेगा। बाइल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ना पड़ेगा। जो आपके फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और उनको क्या बोला? मिसेल्स। क्या बोल दिया? मिसेल्स। अब मिसेल्स पे क्या हुई? प्रोटीन की कोटिंग लगेगी। चारों तरफ क्या लग जाएगा? प्रोटीन लग जाएगा। मिसेल्स की चारों तरफ प्रोटीन लग जाएगा जिनको क्या बोलेंगे अपन? काइलोमाइक्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? काइलोमाइक्रोन बोलेंगे। अब जो काइलोमाइक्रोन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहां पर? लिम्फ वेसल के अंदर। काइलोमाइक्रोन जो है अब वो क्या है? वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। वो काइलोमाइक्रोन बन गए अपने पास, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके अंदर?
लिम्फ वेसल्स के अंदर, और लिम्फ वेसल से वो कहां चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेप अपन को करनी पड़ती है। अब यहाँ पर बाइल का नाम आ गया, मतलब पित्त है, बाइल क्या है, पित्त है। तो पित्त के अंदर क्या क्या होता है वो भी देख लो भैया। बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। बाइल सोल्ट होते हैं, ठीक है, पित्त लवण भी होते हैं इसके अंदर। और क्या होते हैं इसके अंदर, होते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि बाइल के अंदर बाकी सब कुछ होता होगा, लेकिन नो एंजाइम होता है, कोई एंजाइम नहीं होता, एंजाइम बिल्कुल एब्सेंट है जी, ठीक है। पित्त के अंदर कोई भी एंजाइम आपको नहीं मिलता देखने के लिए। फिर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। सिंपल डिफ्यूजन आप सबको पता है क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर कैरियर प्रोटीन चाहिए, अपने क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने को कैरियर प्रोटीन चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके अंदर तो भर भर एनर्जी चाहिए। मैं आपको बताया ना कि जो एक्टिव होते हैं, जो इंसान एक्टिव होते हैं, वो उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, तभी तो वो एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो किस किस के अंदर क्या होगा, तो वो देख लो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, और क्लोराइड आयन, जो ये है सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएंगे। फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, इनसे होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और Na+ आयन। आपने एक चीज नोटिस की होगी, बाकी सारे सेम है, बाकी सारे सेम है, डिफरेंस कहां आ रहा है, क्लोराइड आयन जो है आपका वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो क्लोराइड आयन है वो सिंपल डिफ्यूजन करेगा। बाकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये तो सब में ही आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे बात करेंगे फिर एब्जॉर्प्शन की, किसकी बात करेंगे जी, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है वो देख लो। माउथ के अंदर क्या है, कुछ ड्रग्स होंगे, कुछ दवाइयां होंगी, ड्रग्स मतलब दवाइयां, ठीक है, दवाइयां, ड्रग्स का मतलब दवाई, ठीक है। तो कुछ जो दवाइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, माउथ के अंदर क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और स्टोमक के अंदर क्या है, स्टोमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, वाटर, शुगर और अल्कोहल, ठीक है। वाटर जो मतलब वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, शुगर भी एब्जॉर्ब हो सकती है थोड़ी बहुत, और दारू, ठीक है। और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इनमें भी आपको पूछ ले कहां होता है, मेन स्पेसिफिक पूछ ले, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो जिजेनम और इलियम के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको क्या, वाटर, मिनरल और ड्रग्स, ये सारे कहां होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो मेन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। एसिमिलेशन आपको क्या, मैंने आपको बताया, एसिमिलेशन जो है ये क्या होता है, आपका जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है, ये जो एब्जॉर्ब हो गया फूड, अब वो टिश्यूज के पास में जाएगा, उधर उत्तकों के पास में जाएगा, उत्तक से वो कहां जाएगा, कोशिकाओं के पास में जाएगा, और वो फिर ऊर्जा बनाएंगे उससे, ठीक है। फिर बात करें डिफिकेशन, ये डिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, मतलब जो खाना नहीं पचा है, जो बिना पचा हुआ जो वेस्ट बच गया, अब उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं। अब बात करें किसकी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो डिसऑर्डर दे रखे हैं, एक है क्वाशियोरकार दे रखा है, एक मैरास्मस दे रखा है, क्वाशियोरकार और मैरास्मस, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, अब भूलोगे नहीं, इसके माने के अंदर कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर क्या है, जो क्वाशियोरकार है इसको ध्यान में सुनो, इसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। क्वाशियोरकार जो है इसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। तो आप बोलोगे कि भैया मैरास्मस के अंदर भी तो प्रोटीन की कमी है, ठीक बात है, प्रोटीन की कमी है, दोनों सेम है, प्रोटीन की कमी तो होगी दोनों के अंदर ही। लेकिन जो क्वाशियोरकार है इसके अंदर कैलोरी जो है वो नॉर्मल रहती है, कैलोरी जो है इसकी वो नॉर्मल रहेगी। क्वाशियोरकार के अंदर कैलोरी नॉर्मल होती है, लेकिन जो मैरास्मस है इसके अंदर कैलोरी भी कम हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन तो दोनों के अंदर कम होगी, लेकिन क्वाशियोरकार के अंदर कैलोरी जो है वो नॉर्मल रहती है, और मैरास्मस के अंदर कैलोरी जो है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर मोर देन 1 ईयर एज, जिन बच्चों की 1 साल से ज्यादा उम्र है उनके अंदर आपको क्वाशियोरकार देखने के लिए मिलता है, और जिन बच्चों की एज 1 साल से कम की है उनके अंदर आपको मैरास्मस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो आपको डिफरेंस देखना है, प्रोटीन दोनों के अंदर कम होती है, कैलोरी क्वाशियोरकार के अंदर नॉर्मल होती है, मैरास्मस के अंदर कैलोरी भी कम हो जाती है। और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनके अंदर क्या होगा, आपका क्वाशियोरकार देखने के लिए मिलता है, और जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर मैरास्मस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इनके अंदर स्टिल फैट इज लेफ्ट, क्योंकि कैलोरी यहाँ पर नॉर्मल है, कैलोरी नॉर्मल है, इसलिए इनके अंदर वसा बची हुई होती है। जो स्किन है उसके नीचे फैट जो है वो अभी भी है, ठीक है, फैट जो है वो अभी भी है। तो इसके अंदर क्या आती है, स्वेलिंग आ जाती है, इनके अंदर कैसे आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे बच्चों के अंदर जिनके क्वाशियोरकार है, जिनके अंदर उनके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब बात करें मैरास्मस की, तो मैरास्मस के अंदर क्या है, वेरी अर्ली, अगर सेकंड प्रेगनेंसी होगी, अभी क्या हुआ, कोई बच्चे की डिलीवरी हुई है, कोई बच्चे की डिलीवरी हुई है, और
डिलीवरी के बाद में क्या मदर फीड करेगी, ठीक है, बच्चों को दूध पिलाएगी, लेकिन उसके मतलब डिलीवरी के बाद में कुछ टाइम बाद ही अगर मदर जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी हो गई मदर के अंदर क्या हो गई, सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, तो क्या होगा, तब क्या होगा, मिल्क लैक्टेशन बंद हो जाएगा, दूध जो है वही बंद हो जाएगा, तो जो है बच्चे को जो है वो प्रॉपर दूध नहीं मिल पाएगा और उसको बाहर का खाना जो है, बाहर का दूध वो मिलने लग जाएगा, मदर का दूध नहीं मिलेगा। तो उस ऐसे बच्चों के अंदर क्या है, मेरेस्मस जो है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसको दूध नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए वो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये किसके अंदर, जो इनके अंदर वेरी अर्ली सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये दिक्कत आ जाती है। फिर आगे बात करेंगे किसकी, डिसऑर्डर, जो पाचन तंत्र के जो विकार है, डिसऑर्डर है, इनकी बात कर लेते हैं। पहला पीलिया। तो पीलिया जो है इसके अंदर कौन जो प्रभावित जो है वो कौन होता है, आपकी जो यकृत है वो प्रभावित होती है, और इसके अंदर क्या है, त्वचा और जो आंख है उनके अंदर पित्त वर्ण को, मतलब जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, इसलिए पीले कलर के दिखने लग जाते हैं। आपकी जो त्वचा है, आपकी जो आंखें हैं वो पीले रंग की दिखाई देने लग जाती हैं। तो जॉन्डिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पीलिया बोलते हैं। आपने ये सब सुन रखे हैं। वमन, वोमिटिंग, ठीक है, वमन क्या है, वोमिटिंग, ठीक है, सबको हो ही होती है, सबको, आपको, मेरे को, सबको हो रखी है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं हो रखी। तो ये क्या है, जो ये आपकी वोमिटिंग है, उसके बाद में क्या है, प्रवाहिका, डायरिया, ठीक है, नॉर्मल है। इसके अंदर क्या है, बोबल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल बातें हैं। और फिर क्या है, कोष्ठबद्धता, मतलब कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन, सबको होता है, सबको होता है, कोई मतलब झूठ मत बोलना कि इसका नहीं हो रहा, सबको होता है, ठीक है, ठीक है। अपच मतलब इंडाइजेशन, मतलब बहुत स्पाइसी खाना खा लिया तो फिर इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये नॉर्मल बातें एनसीईआरटी के जो ये दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये पढ़ना, मतलब इनके अंदर क्वेश्चन आते हैं और इनके अंदर कुछ समझने वाली बात है नहीं। यहाँ अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो जैसा भी आपको लगे, और इसका कलर मैंने चेंज किया तो ये आपको बताना कि हाँ सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वरना अगले लेक्चर के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है। नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर से कर लेना। टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको पता लगेगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो कम पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माहौल ऐसे ही रखेंगे कि बच्चे पढ़ें। और जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करना, और कमेंट कर दिया और कितनी क्या कंजूसी कर रहे हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर से कर देना, और लाइक जरूर से करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। इतने सारे दोस्त आपके जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में शेयर करो ताकि मेरे भी थोड़े सब्सक्राइब बढ़े। और फिर आगे बात करते हैं किसकी, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ये बात हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।